तो फ्रेंड्स, ये है आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 27। अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जितनी भी चीज़ें आपके सामने आएंगी इस चैनल पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे कि ये जो मॉडल पेपर है ये बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक है, और जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो छूट रही थी, उन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। दो प्लेलिस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि आप उसे चेक कर लें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक में सारे लेक्चर दे दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, और एक जिसमें सारे मॉडल पेपर दे दिए गए हैं। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो अब तक आपने ना पढ़ा हो या फिर आपके दिमाग में आया ना हो, तो एक बार आप लेक्चर का और एक बार आप मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके देख लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमरे में आपको दे रहा हूँ। और देखो फ्रेंड्स, जितने भी लेक्चर हो रहे हैं ना, चाहे वो थियरी की हो चाहे मॉडल पेपर हो, उनकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। और ये सारी की सारी जो पीडीएफ है ये आपको पेड ग्रुप में भेजी जा रही है। तो जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। चलिए आज का मॉडल पेपर नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था पर एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मात्र 15 मिनट में ही आपको कंप्लीट पंचायती राज सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के एक यूटी है दिल्ली, ठीक है, और 3 स्टेट हैं जहां पर फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 243M के अंतर्गत, आर्टिकल 243M के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। 3 स्टेट और एक यूटी है, यानी कि कुल मिला के 4 स्टेट हो गए जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अभी नहीं है। तो उनमें से एक आपका आ रहा है नागालैंड, ठीक है। तो ये आपका है, इस चारों के सेट में एक आपका नागालैंड है, ठीक है ना। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ये जो 243M अनुच्छेद है, इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और यूटी में दिल्ली, ये 4 स्टेट हैं। इनको छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज सिस्टम लागू है। देखो फ्रेंड्स, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये जो 2 लाइन है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर कौन है? तो आंसर बनता है लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां, कमेटीज बनाई गई पंचायती राज सिस्टम पर, जिनमें सबसे पहले बनाया गया था 1957 में BR मेहता समिति, ठीक है ना। इसके बाद फिर बनती है अशोक मेहता समिति। दोनों में अंतर था। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगी वो 3 स्तर पर लागू होगी, जबकि अशोक मेहता ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पर लागू होनी चाहिए। ये डिफरेंस है, ये कई बार यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हनुमंत राव समिति बनती है 1983 में, GVK राव समिति बनती है 1985 में, LM सिंघवी समिति बनती है 1986 में, और थुंगन समिति 1989 में। कई बार इनको क्रम से आपको बोला जाता है कि इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो इनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? आपको पता होगा दोस्तों कि जो 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल बिहार में किया गया था। इनमें 3 खेल ऐसे थे जिनका आयोजन बिहार में न करके कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। इन तीनों खेलों के नाम याद रखना, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो ये 3 खेल कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये मई के महीने में हुए थे, 4 से लेकर 15 मई के बीच में। 7वां संस्करण था, कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है ना। 5 जिलों में आयोजन हुआ था, कहाँ पर? पटना में, राजगीर में, बेगूसराय में, गया में और भागलपुर में। लेकिन 3 खेल ऐसे थे जिनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो ये तीनों खेल कौन से थे? जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, याद रखना। शुभंकर कई बार पूछ लेता है, तो गजसिम्हा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेडल टैली में दूसरा स्थान किसका है? तो देखो, पहला स्थान तो आपको पता ही है, पहला स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था। दूसरा स्थान इनमें से कौन सा है? तो दूसरा स्थान था हरियाणा का। मेडल टैली में दूसरा स्थान हरियाणा का। राजस्थान का स्थान कौन सा था? तीसरा था। कर्नाटक जो था चौथे स्थान पर था। अब आपके मन में आएगा कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। तो बिहार, और भाई यूपी को कैसे भूल सकते हैं? यूपी किस स्थान पर था? तो यूपी दोस्तों था 7वें स्थान पर, बिहार था 15वें स्थान पर। ये भी आप याद रखना, मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट यहाँ पर लगा दिया है। टॉप 10 की लिस्ट है, 7वें नंबर पर आपको यूपी दिखेगा, बिहार टॉप 10 में नहीं था, तो 15वें स्थान पर बिहार था। और आपको ये भी पता है कि यूथ गेम्स की शुरुआत कब होती है? 2018 से। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, शीतकालीन गेम्स के बारे में बात हो रही है कि इसका जो 5वां संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2025 में। अभी तो 2025 चल रहा है और शीत भी आ रहा है, लेकिन ये जो आयोजन हुआ था जनवरी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2025 का आयोजन था। अब नेक्स्ट जो होगा 2026 में होगा, जनवरी में। ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो 5वां एडिशन था, इसका आयोजन लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर दोनों में किया गया था। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। और दोस्तों याद रखना कि 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण लेह में था जनवरी में, और गुलमर्ग में मार्च वाला चरण था। तो 2 चरणों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। और मेडल टैली में टॉप पर कौन था? चलो याद करो, कौन था टॉप पर? तो दोस्तों ये हमारी सेना थी जो कि टॉप पर थी। ठीक है। भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। और शीर्ष स्थान हासिल किया था। और इसका शुभंकर कौन था? तो सीन एसी था, जो कि एक हेम तेंदुआ है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2026 का जो FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश को सौंपी गई है? तो इसके पहले कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था। और विजेता कौन बना था? जर्मनी बना था। किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। सब आपको पता है। आयोजन भारत में कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। ठीक है ना। अब प्रश्न यहाँ पर है कि 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों याद रखना, बेल्जियम और नीदरलैंड में कंबाइंड संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिली जीन किंग कप 2025 का विजेता कौन है? बिली जीन किंग कप 2025 का विजेता कौन है? देखो फ्रेंड्स, इस कप का एक नाम FED कप भी हुआ करता था, जो कि बदल दिया गया। अब इसको कहते हैं बिली जीन किंग कप 2025। ठीक है। 2025 तो साल के बाद लगाया जाता है, मतलब बिली जीन किंग कप कहा जाता है, FED कप, फेड कप को। और इसमें विजेता कौन बना था? तो इटली ने किसको हराया था? अमेरिका को। तो इटली विजेता बना, अमेरिका को हराया। और आयोजन 2025 से कहाँ पर हुआ था? तो चीन के शेंजन में हुआ था। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, बिली जीन किंग कप के पुरुषों के समकक्ष जो कप होता है उसे डेविस कप कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिली जीन किंग कप के बारे में, तो डेविस कप के बारे में भी जान लेते हैं कि डेविस कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो ऑप्शन में भारत भी शामिल है, और 32 सालों के बाद भारत ने डेविस कप को अपने नाम किया है। तो ये ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भारत ने हराया था किसको? स्विट्जरलैंड को हराया था। ठीक है ना। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म की पहचान करो। कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है। जिसमें मोदी के ज़माने से लेकर उसके पहले कांग्रेस के ज़माने तक की जितनी भी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, उन योजनाओं को आपको मैच कराने को दे दिया जाता है। तो जितनी भी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछी गई हैं, उनको हमने यहाँ पर एक साथ समराइज कर दिया है, और एक लिस्ट बनाकर मैंने आपको पेड ग्रुप में भेज भी दिया है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गलत युग्म कौन सा है। स्वच्छ भारत मिशन ये शुरू हुआ था 2014 में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और PM कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, ये भी आपका सही है। PM गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। PM महिला शक्ति केंद्र योजना 2018 में बता रहे हैं, जो कि गलत है। ये शुरू हुआ था 2017 में। ठीक है। 18 में नहीं, 17 में शुरू हुआ था, यानी कि ये गलत है और यही हमें पहचानना था। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो डी बनेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे कि PM आवास योजना ग्रामीण योजना जो थी ये शुरू होती है 2016 में, लेकिन शहरी योजना ये इससे 1 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गई थी 2015 में। याद रखना, PM आवास योजना जो शहरी है 2015 में शुरू हुआ था, और ग्रामीण वाला 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू हुआ था, एज बढ़ा दिया गया है 2028 तक, घर घर जल पहुंचाया जाएगा, तो 2028 तक इसे एक्सटेंड किया गया है। PM उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत मई 2016 में हुई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। ठीक है ना। सारी बातें क्लियर।
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब देखो यहाँ पर पूछे कौन सा युग्म जो है वो गलत है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये शुरू होती है कब? बता रहे हैं 2000 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में। पीएम जनधन योजना 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। तो इसमें एक गलत युग्म है और वो है कौन सा? पहचान रहे हैं आप? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वाला ये सही है। पीएम जनधन योजना 2014 वाला सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ये वाला सही है, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ी है। और ये कब है? तो ये इसका सही जवाब होगा 1999, 1999 में शुरू हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये हमारा आंसर है विकल्प ए। तो इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू होती है 2008 में। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना अभी हाल ही में पूछी गई थी, तो ये शुरू हुई थी 2001 में। सारी योजनाएं मैंने एक साथ रख दिया है, तो इसको आपको याद करने में सुविधा रहेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता देश कौन सा बना है? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इसका विजेता बना था भारत। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है कि 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए थे। तो इनमें कैटेगरी वाइज आपको पता है ना, सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, दिया गया कितने लोगों को? 7 लोगों को। इसके बाद आता है पद्म भूषण, कितने लोगों को दिया गया? 19 लोगों को। और पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 7 लोग हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे कि शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा, इनको भी पद्म विभूषण मिला था, मतलब मृत्यु के बाद, और ये बिहार से थी, इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो यूटी कौन सा था? तो कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर कोई स्टेट 95% साक्षर मान हो जाए तो हम मान लेते हैं कि वो कार्यात्मक साक्षरता वहाँ की 100% हो गई है। और फिलहाल जो पहला यूटी था वो कौन सा था? यहाँ पर लद्दाख है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अब तक यूटी और स्टेट, 4 स्टेट और 1 यूटी, मतलब कुल 5 ऐसे यूटी प्लस स्टेट हो गए हैं जिन्होंने कार्यात्मक साक्षरता को हासिल कर लिया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए लद्दाख, ये तो आपको पता चल गया। अब जो स्टेट हैं उनमें त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है और अब हिमाचल प्रदेश। तो क्रम से है, सबसे पहले त्रिपुरा ने हासिल किया था 100% कार्यात्मक साक्षरता, देन आफ्टर मिजोरम, देन गोवा, देन हिमाचल प्रदेश। और लद्दाख तो सबसे पहले ये हो गया था 2024 में ही यह उपलब्धि उसने हासिल कर ली थी। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीपावली पर शोक मनाने वाली जनजाति कौन सी है? दीपावली पर शोक मनाती है जनजाति, और ये है आपकी थारू। जनजातियों पर एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट लेक्चर आपका हो चुका है, जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। जनजातियों पर प्रश्न आपके बनते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा कि कुकी, मेती, नागा और अंगामी जनजातियां प्रमुखतः कहाँ पर पाई जाती हैं? दोस्तों आपको पता ही है कि पूर्वोत्तर का जो बिल्कुल ये पूर्व वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर एक स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर में आपको याद होगा कि 2 जनजातियों में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता रहा है लंबे समय से, कुकी और मेती में। तो अब क्लियर हो गया होगा। ऊपर आपको नागालैंड मिल जाएगा, तो नागा भी वहाँ पर, अंगामी भी, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा मणिपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, दूसरा है 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब याद रखिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। थीम हो सकता है ना पूछे, लेकिन थीम क्या है 2025 की? व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार।
अगर आपकी परीक्षा जनवरी में है देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय भूगर्भ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, भोपाल, ग्वालियर या फिर उज्जैन। और सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय भूगर्भ संग्रहालय था। 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय, बताओ नाम बताओ, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ग्वालियर में यह मिलेगा आपको, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ना, ठीक है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उद्घाटन किया गया था 2024 में, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यह संग्रहालय पृथ्वी के इतिहास, भूवैज्ञानिक चमत्कारों और मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी जानकारी को प्रदर्शित करता है। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। अब कुल मिला के 5, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो अब कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? जी हाँ दोस्तों, 11 हो गई हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं ये? अभी हाल ही में जो 5 भाषाएं जिनको मान्यता मिली है, तो इन 5 भाषाओं में मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया और बंगला है। पहले से संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया हैं। कुल मिला के अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ या फिर कोच्चि में। और दोस्तों इसका आंसर अगर आप गेस करेंगे तो सही जवाब बनेगा विकल्प 2, यानी कि महाराष्ट्र में खुलने वाली है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, साइंस एंड टेक के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। तो ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? आपको पता है ये सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको ये जो ओजोन लेयर है उसको फिल्टर कर देती है। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो मिश्रण पाया जाता है उन्हें लेयर वाइज बांटा गया है। तो जो पहला लेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरा लेयर है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी हो गई, ये ट्रोपोस्फियर होगा, ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया और ये है आपका ओजोन लेयर, ठीक है। और धरती से देखें तो 15 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाएंगे, उसके बाद 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में यह लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में बात हो रही है के अनुसार भारत में कुल वनावरण जो है वो 21.76% है। क्या ये आंकड़ा सही है? जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है, जहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 683.72 वर्ग किलोमीटर। ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, विकल्प सी आपका आंसर है। तो बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल वनावरण कितना हो गया है? 21.76%, मतलब 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्ष आवरण कितना है? 3.417%, और मतलब 112.014 वर्ग किलोमीटर। दोनों को जोड़ के देखा जाए तो वनावरण और वृक्षावरण ये टोटल कितना हो रहा है? 25.17%। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। और मैंने आप लोगों को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर एक कंप्लीट वीडियो दे रखा है, लेक्चर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी जिक्र आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के बारे में। तो बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना आप लोगों के लिए एक साथ ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और आईफा अवार्ड, तीनों अवार्ड एक साथ रखे हैं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। जो कॉमन चीज़ें हैं आपको तुरंत याद हो जाएंगी, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दोनों में कॉमन क्या था? जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं दोनों में कॉमन है। हाँ, यहाँ पर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर चेंज हो गए हैं। जैसे कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म थी अनोरा, ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया है आप लोगों के लिए, ये बेस्ट फिल्म अनोरा है, बेस्ट डायरेक्टर अनोरा के डायरेक्टर सान बेकर हैं, बेस्ट एक्टर हैं द ब्रूटलिस्ट के एडियन ब्रॉडी, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? अनोरा की मेकी मेडिसन। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो बेस्ट फिल्म भी अनोरा हो गई, बेस्ट डायरेक्टर भी अनोरा के
शान बेकर हो गए, और बेस्ट एक्ट्रेस भी अनोरा से मिकी मेडिसिन। तो अनोरा से यहाँ पर 3 कैरेक्टर आपको मिल गए। बाकी बेस्ट एक्टर तो द ब्रूटलिस्ट के हैं। लेकिन बाफ्टा अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो 78वें बाफ्टा अवार्ड 2025 की बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में फिल्मों में अंतर है, तो अनोरा तो नहीं होगी और द ब्रूटलिस्ट भी नहीं है, ये है कॉन्क्लेव। तो बाफ्टा अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म है वो द कॉन्क्लेव को चुना गया था, सॉरी द कॉन्क्लेव, ठीक है, ये फिल्म है। अब बात करते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए। तो द ब्रूटलिस्ट के जो डायरेक्टर हैं ब्रैडी कार्बेट, इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था बाफ्टा के अंतर्गत। और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस मैंने कहा था ये कॉमन है। द ब्रूटलिस्ट के एक्टर एड्रियन ब्रॉडी ये बेस्ट एक्टर चुने गए और मिकी मेडिसिन बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई, ठीक है ना। बात करते हैं 25वें आईफा अवार्ड 2025 के बारे में। तो बेस्ट फिल्म यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो जो मतलब लापता लेडीज है उसने काफ़ी जगह झंडे गाड़े हैं। बेस्ट फिल्म जो थी वो लापता लेडीज चुनी गई थी। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को चुना गया था जो कि लापता लेडीज की डायरेक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस भी नितांशी गोयल को चुना गया था जो कि लापता लेडीज की हीरोइन है। लेकिन बेस्ट एक्टर चुने गए थे कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के हीरो, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट से संबंधित कुछ रेट्स हैं और ये बार बार कंफ्यूज करती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार। गेस करिए हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है। आपको पता ना रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है मैंडमस यानी कि परमादेश, एक होता है प्रतिषेध, और एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है सर्टियोरेरी दैट इज उत्प्रेषण, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट जब रिट जारी करता है तो उसे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट अगर रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के अनुसार, और अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के अनुसार। अभी दो अनुच्छेद बचे हुए हैं, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 129, इसको भी देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो किस आर्टिकल के मुताबिक अभिलेख न्यायालय है। तो देखो अनुच्छेद 226 हम पढ़ चुके हैं, ये नहीं होगा। अनुच्छेद 32 में हम पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपका आ गया 50-50, बताओ कौन सा आंसर सही है। तो याद रखना हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है अनुच्छेद 215, ठीक है, ये हाई कोर्ट के अनुसार हो गया। और सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है अनुच्छेद 129, ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया, ठीक है। अब सारे आर्टिकल आप रट लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अवध किसान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में बाबा रामचंद्र हैं, गौरी शंकर मिश्र हैं, इंद्राणी द्विवेदी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। अवध किसान सभा इसका गठन हुआ था 1920 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, तो प्रतापगढ़ में था, और मुखिया थे बाबा रामचंद्र, विकल्प ए सही है, ठीक है। और इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश किसान सभा ये पहले ही गठित हुई थी, 1918 में गठित हुई थी। कहाँ पर हुई थी, यूपी में हुई थी। और इसमें बाबा रामचंद्र नहीं थे, गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे, यानी कि उत्तर ई बनेगा, BCD। और इसमें लीड कौन कर रहा था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी कर रहे थे, कई बार ऑप्शन में इनका नाम रहता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में असुमेलित को पहचानिए। नील विद्रोह बंगाल करेक्ट है, पौना विद्रोह, पौना किसान विद्रोह बंगाल, ये भी करेक्ट है। दक्कन विद्रोह कहाँ पर हुआ था, पुणे में, ये भी करेक्ट है। मोपला विद्रोह उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, जो मोपला विद्रोह है ये यूपी में नहीं हुआ था, बल्कि ये कहाँ पर हुआ था, तो केरला में हुआ था, ठीक है ना। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। पंचवर्षीय योजना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे, यकीन मानिए इसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। ये प्रश्न आया बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो आप ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कितने लोग सीरियसली जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लिखते हैं। तो अब आपके जिम्मे एक काम मैं छोड़ता हूँ कि आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपने इसे अंत तक वॉच किया है।
और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, मेथड कैसा लगा, टाइमिंग कैसी लगी आपको, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन तक इसे पहुंचा दीजिएगा दोस्तों, और उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, आपकी बड़ी दया होगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं फॉर PDF, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर केवल आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप 199 रुपीज़ देकर सारे मॉडल पेपर ले सकते हैं, या फिर अगर आप फुल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 299 देकर फुल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा तक आप LT ग्रेड के लिए, GIC के लिए या फिर GDC के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।